दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अति बहुत खराब चीज़ होती है। अति और लालच जब किसी भी कार्य के लिए आपको ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जहाँ एक 17 साल की लड़की को एक लड़के से प्रेम हो जाता है और जब उसको प्रेम हो जाता है तो धीरे-धीरे उसकी हवस की जो आग होती है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6-6 बॉयफ्रेंड बना लेती है। उसकी शौक भी कुछ ज़्यादा होती है, काम-धाम वह कुछ नहीं करती बल्कि उसको अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे-अच्छे शौक श्रृंगार करना उसकी आदत सी बन जाती है। और जब वह 1, 2, 3, 4 यानी जो उसके 6 बॉयफ्रेंड होते हैं बारी-बारी से सबको टाइमिंग देती है और सबसे अलग-अलग किस्म के डिमांड करती है। और उसकी डिमांड पूरी भी होती है क्योंकि जितने भी बॉयफ्रेंड होते हैं सब एक दूसरे से अनजान होते हैं। किसी को ये ज्ञात नहीं होता कि इसका एक और आशिक है, उसको यह सिर्फ समझ में आता है कि उसका मैं इकलौता आशिक हूँ, उसका इकलौता प्रेमी हूँ। इस तरीके से उसकी लगातार बातें होती रहती हैं, उसकी दिनचर्या बनी रहती है। अंततः एक दिन जब उसकी माँ को यह बात पता लगती है तो वह माँ रोक टोक करने लगती है। तब वह अपनी माँ के हाथों में कुछ पैसे रख देती है जिससे कि उसकी माँ भी उसकी तरफ हो जाती है और माँ भी उसी कार्य में सम्मिलित हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। वह अपने एक बॉयफ्रेंड को अपनी माँ से बात कराती है और कहती है कि माँ, ये जो लड़का है तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है, तुमसे बातें करना चाहता है, क्यों न तुम इसकी दोस्त बन जाओ। अब जो माँ पहले अपनी बेटी की रोक टोक करती थी वही माँ अब अपनी बेटी के साथ मिलकर एक प्रकार से धंधा चालू कर देती है और वह अपने बेटी के साथ मिल करके वो जो तमाम उसके प्रेमी होते हैं बारी बारी सबको इन्वॉल्व करने के बाद सबसे मिलन जुलन जारी रखती है। इसकी खबर जब उसके पति को मिलती है तो वह अपनी बेटी और अपने पत्नी के ऊपर दबाव बनाने लगता है, उनको रोक टोक करने लगता है। एक दिन जब वह पति अपने खेत की रखवाली करके देखभाल करके वापस आ रहा था तभी उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। तड़ातड़ एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-4 गोलियां चलती हैं। वहीं पर वह व्यक्ति तड़फने लगता है। गोलियों की आवाज़ जैसे ही गांव वाले सुनते हैं तो उसको ले जा करके तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर साहब जब उसकी नब्ज टटोलते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। दम टूटने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम जब आती है तो अपने तरीके से तहकीकात करती है, लेकिन कोई सबूत उनके हाथ ठोस नहीं लगता जिसके कारण कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता। धीरे धीरे मामला चलता रहता है, लेकिन अंततः एक दिन कहा जाता है कि कोई भी अपराधी, कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, वह अपना कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। इस तरीके से इस कांड में भी जो आरोपी है वह अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है और पुलिस को वह सबूत जैसे ही हाथ लगता है तो वह जब उस माँ और बेटी को गिरफ्तार करता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक माँ और एक बेटी मिल करके अपने बाप और अपने पति की हत्या करा देते हैं। आज की कहानी बहुत ही दुखदाई है क्योंकि यह कहानी रिश्ते को कलंकित करने वाली है, जहाँ एक पति, एक बाप अपने बेटे के, अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है। अपने आँखों की नींदें जो रात को सोता है उसको त्याग देता है, अपने आप की जो इच्छा होती है उस इच्छा को मार देता है, लेकिन वही परिवार के लोग उस व्यक्ति की हत्या करने से नहीं चूकते अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना वह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ का महाजानी खुर्द इलाका पड़ता है। बात कर रहा हूं 23 जून की शाम लगभग 4:30 से 5 बजे का वक्त रहा होगा जब सुभाष अपने खेत, जिनकी उम्र 50 साल है, अपने खेत की रखवाली करके देखभाल करके वापस अपने घर आ रहे थे कि तभी रास्ते में 2-3 अपराधी आते हैं, गुंडे आते हैं, उनको रुकाते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना चालू कर देते हैं। सुभाष वहीं पर धराशायी हो जाते हैं और वह अपना कट्टा लहराते हुए हवा में फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। जैसे ही गांव वाले गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते हैं तो दौड़ते हैं तो देखते हैं कि लहूलुहान सुभाष जमीन पर तड़फ रहे हैं
उनको एक निजी हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराया जाता है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस की टीम आकर के पोस्टमार्टम कराती है और अपने तरीके से तहकीकात करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर शंका की सुई नहीं जाती। तभी गांव के कुछ मुखबिर बताते हैं कि दरअसल जो सुभाष हैं, इनकी बेटी किसी दूसरे कास्ट की लड़के से शादी कर ली है, लव मैरिज के लिए, और घर से भाग गई है। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इसी व्यक्ति ने अपने इस ससुर की हत्या की है, क्योंकि हत्या का कोई दूसरा एंगल सामने नहीं आ रहा था। पुलिस हर तरीके से खंगालना शुरू करती है, लेकिन उस एंगल से भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अब पुलिस सोच रही कि आखिर करें तो करें क्या। तभी कोई व्यक्ति जा करके बताता है कि दरअसल इसकी जो पत्नी है, जिसका नाम कविता की एक जो लवर है, उसका नाम है गुलजार। जो गुलजार है वह मुस्लिम कास्ट का रहने वाला और सिथौला थाना का रहने वाला है, और उसी से इसकी कुछ प्रेम प्रलाप चल रहे हैं। पुलिस तुरंत गुलजार जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है और उसको गिरफ्तार भी करती है। जब गुलजार को गिरफ्तार किया जाता है, उसका सीटीआर निकाला जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि जो कविता है, कविता से और गुलजार से काफ़ी बातें चीतें हो रही, लेकिन जो सुभाष हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम सोनम है, उम्र महज 17 साल की है। जब सोनम का सीटीआर निकाला जाता है तो सोनम के नंबर में 5 से 6 लड़कों का नंबर मिलता है और जिनसे डेली बातें होती हैं। अब तुरंत सोनम और कविता और गुलजार को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है तो कविता भी टूट जाती है, सोनम भी टूट जाती है, और जो गुलजार है वह भी टूट जाता है। जो गुलजार है वह कहता है, सर हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमने किया इस सोनम के कहने पर किया और कविता के कहने पर किया। अब जब कविता और सोनम से पूछा जाता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, तब वह बताते हैं कि दरअसल जो सोनम है वह एक लड़के से प्रेम करती थी। धीरे धीरे इसकी जो ख्वाहिशें हैं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और वह एक करके 2 करके 6 अपने बॉयफ्रेंड बना लेती है और 6 से बारी बारी से डिमांड करती है, 6 से अच्छा खासी इनकम प्राप्त करती है। तभी एक दिन जब कविता की नज़र अपनी बेटी सोनम पर पड़ती है तो कविता अपनी बेटी से जब कहती है कि तुम यह क्या कर रही हो, इससे समाज में काफ़ी बदनामी हो रही है, तभी सोनम अपनी माँ कविता को भी अपने जाल में फंसा लेती है और कुछ मोटी रकम दे देती है कि माँ तुम्हें जो गुलजार हैं बहुत चाहते हैं, तुम उनसे दोस्ती कर लो, हर्ज क्या है। अब माँ कहती है कि इस नाते हम और हमारी बेटी सोनम दोनों लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। गुलजार से मैं मिलती हूँ और जो इसके साथी हैं विपिन, सुशील और इसके और 3 दोस्त, सबसे बारी बारी हमारी बेटी सोनम मिलती है। लेकिन इसी बीच जब सुभाष को यह बात पता लग जाती है, सुभाष अपनी पत्नी और अपनी बेटी के ऊपर शिकंजा कसने लगता है। तब कहते हैं कि हम लोगों के बीच में हमारे पति और इसके पापा जब रोना बनने लगते हैं तब हम लोग एक प्लान बनाते हैं क्यों ना इनको मार दिया जाए। तभी मैं गुलजार को फ़ोन करती हूँ और विपिन को फ़ोन करती हूँ। विपिन कहता है कि फ़ोन मत करो, जो भी कहना हो व्हाट्सएप के माध्यम से कहो, क्योंकि हमारी जो कॉल है वह ट्रेस हो सकती है। तभी विपिन यह भूल जाता है कि अपराधी कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपना सबूत छोड़ देता है। विपिन अपने फ़ोन में से एक चैटिंग करता है कि काम हो गया है और काम होने के बाद तुम मुझे फ़ोन मत करना, जो भी तुम्हें कहना हो व्हाट्सएप के माध्यम से कहना। इतनी बातें वह चैटिंग करके फिर डिलीट मार देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों, जब सोनम का फ़ोन रिकवर लगाया जाता है तो उसके फ़ोन से सारी जितनी भी बातें होती हैं सब रिकवर हो जाते हैं। और अब सोनम, उसकी माँ कविता, विपिन और गुलजार चारों सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हमारा समाज की दिशा में जा रहा है, यह बहुत ही सोचने का गंभीर विषय है, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वही लड़के आजकल अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए, अपनी थोड़ी सी ज़रूरतों के लिए अपने माँ बाप के कत्ल करने से कतराते नहीं हैं। दोस्तों, हमारे बच्चे जो भी हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे बैठ कर के सामाजिक मुद्दों पर बात किया जाए, उनको समझाया जाए, बुझाया जाए कि अगर कोई भी बात हो तो उसको बैठ कर के सॉल्व किया जाए।
नहीं तो इस तरीके से जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, जानते होंगे, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरठ की घटना, जैसा कि आपने पूर्व में काफ़ी घटनाएं सुने होंगी, आज की घटना भी बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है कि एक बेटी जिसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने पिता का ही कत्ल करवा देती है। अब उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई, क्योंकि वह अब जेल में सलाखों के पीछे है। अब आने वाला समय बताएगा उसकी जमानत कब तक होगी, तब उसको समझ में आएगा कि एक पिता का साया जब सर से उठ जाता है तो व्यक्ति को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।